अनंत कुमार, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ DCST, और इसी के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम स्पॉन्सर हो गया, हमारे प्रोग्राम स्पॉन्सर हो गया। एक बार जोरदार तालियां। एंड इसी साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी सर। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। इस मंच पर बैठे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर मिस्टर संजय कुमार चौधरी जी, हमारे यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। कुछ बातें जो मैंने सुनी बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बता देना चाहता हूँ कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एक अंग है बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका मुख्य दायित्व ये है कि विज्ञान की सोच बच्चों में बढ़ाना, नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना, शोध को बढ़ावा देना। तो ये सारे हमारे मैंडेट हैं बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ये चीज़ें काफ़ी क्रियाशील नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि जब तक हमारे बच्चे, हमारे वैज्ञानिक, हमारे शिक्षकगण या आम जन के मन में भी अगर कोई अभिनव विचार आते हैं तो आखिर उन्हें सहायता कैसे प्रदान की जाए। तो बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे 5 भागों में बांटा। पहला ये कि हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से, जहाँ पर अमूमन 8वीं क्लास तक के बच्चों को हम लोग यहाँ पे प्रोत्साहित करके उनको राष्ट्रीय स्तर पे जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है उसके लिए चयन कर भेजते हैं, और वहाँ जो बच्चे मेरे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको पुनः हम बिहार में अपने माध्यम से लैपटॉप और बहुत सारी चीज़ों से पुरस्कृत कर उनकी मेधा को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले बार से हम लोगों ने किया था, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट हम लोग लेते हैं और मेधा के आधार पर बच्चों को लैपटॉप, कैश इत्यादि यहाँ और हर एक जिला में हम लोग करा रहे हैं। फिर नेशनल साइंस डे भी करा रहे हैं। ये बात हुई जो हम लोग बच्चों के स्तर पे, छात्रों के स्तर पे करा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही थी कि जब बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उत्तरदायित्व मुझे दिया गया तो बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे साइंटिस्ट मिलने लगे कि सर अगर एक छोटा सा सेमिनार भी करना होता है, कोई संगोष्ठी भी, कोई वर्कशॉप भी करना होता है, तो हम लोग आर्थिक संकट के कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इसको 3 पार्ट में बांटा कि एक सेमिनार पार्ट बांटा जाए, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बांटा जाए, और इनोवेशन जो अलग से नव विचार जो आते हैं किसी के अंदर, उस 3 पार्ट को हमने बांटा। और तीनों पार्ट को बांट करके समाज को इससे क्या लाभ हो सकता है, इसकी मैंने एक विस्तृत अपना प्रपोजल, एक प्रस्ताव तैयार करके सरकार के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। और मुझे बताते हुए ये खुशी और गौरव भी हो रहा है कि हमारे विभाग के माननीय मंत्री और सचिव महोदय ने इस प्रयास को सराहते हुए उन्होंने पूरे स्कीम को स्वीकृत कर दिया, और पिछले वर्ष से हम लोग इस योजना को, सारी योजनाओं को लागू कर चुके हैं। और पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से ताकि ये कोई ना कहे कि मुझे पता नहीं चला, समाचार पत्रों के माध्यम से हम विभिन्न संगोष्ठी कार्यशाला के लिए हम आवेदन मांगते हैं, प्रस्ताव मांगते हैं। उसमें ये आवेदन प्रस्ताव जो प्राप्त हुए, जिसमें एक सीपेट का भी प्रस्ताव था, इसके लिए भी हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है। लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश था कि उन्हीं सेमिनार, उन्हीं वर्कशॉप को हम लोग सैंक्शन करें जिसका वाकई समाज को काफी आवश्यकता है, जिसमें प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज के दिन में है। और मुझे जानकर खुशी हो रही है कि कैसे इसको वेल्थ के रूप में कन्वर्ट किया जाए। बहुत सारे प्रस्ताव आए थे, लेकिन हमें कुछ प्रस्ताव चयनित करने थे। और जब मैंने इनके टॉपिक को देखा, हमारे एक्सपर्ट के इस टॉपिक को देखा, इनके प्रस्ताव पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं लगा, और हमारे एक्सपर्ट कमेटी ने इनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। और हमने एक प्रथम किस्त के रूप में राशि भी मैंने दे दी है। इस वर्कशॉप के होने के बाद द्वितीय किस्त की राशि भी मैं आपको दे दूंगा। अब जहां तक आपने ये कहा कि और कुछ मदद की आवश्यकता है, आप एक बार आज भी पेपर पे देख लें, मैंने पुनः समाचार पत्र में मैंने दे दिया है कि जो भी आपको 3 फील्ड में आप आवेदन दे सकते हैं। पहला, सेमिनार आप करा रहे हैं सर, उसमें आप दें। दूसरा, रिसर्च प्रपोजल सभी हमारे पास लगभग 50 की संख्या में से ज्यादा ही प्रस्ताव आए थे, छोटे छोटे रिसर्च प्रपोजल्स का। इसको हम लोगों ने 1 सप्ताह पहले काफी इवैल्यूएशन कराने के बाद
2 बार इवैल्यूएशन कराने के बाद, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद मैं यही कहता हूँ कि नहीं, वैसे रिसर्च, वैसे सेमिनार, वर्कशॉप को हम लोग स्वीकृत नहीं करेंगे जो सिर्फ थ्योरेटिकल है और जो सिर्फ आपका पेपर पब्लिकेशन का काम करे। हम वैसे स्वीकृत करेंगे जिसको वैसे रिसर्च, वैसा विज्ञान जिसका वाकई समाज को आवश्यकता है और इससे समाज में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जो सोशल बेनिफिट के लिए किया जाए, हम लोग उसी प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे। और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के प्रस्ताव आए, लेकिन हम लोगों ने उसी प्रस्ताव को स्वीकृत किया जो वाकई समाज के लिए लाभदायक हो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साधारण संस्था के प्रोजेक्ट को हम लोगों ने स्वीकृत किया, एम्स के प्रस्ताव को स्वीकृत हमने नहीं किया, आईआईटी के प्रस्ताव को स्वीकृत हमने नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं नेशनल लेवल के जो सिर्फ ये मान लेते हैं कि मेरा तो बैनर और ब्रांडिंग ही काफी है किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करा देने के लिए। लेकिन नहीं, हम लोगों ने काफी माइन्यूटली, माइक्रो लेवल पर जाकर के एनालिसिस किया कि नहीं, समाज के लिए जो बेनिफिशियल होगा, जो समाज को तुरंत आउटपुट देगा, हम लोग उसी प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे। और उसमें एक प्रस्ताव आज यहाँ पर उसका कार्य रूप आप देख रहे हैं। मैं कहूंगा आपको कि आप पेपर हमेशा देखते रहें, बीसीएसटी का साइट भी देखते रहें। अभी रिसर्च प्रपोजल हमने लगभग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पॉल्यूशन के क्षेत्र में, इसके एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों ने 5 सेक्टर बांटा हुआ है। उस 5 सेक्टर ही में स्वीकृत कर रहे हैं। कोई सैद्धांतिक, कोई थ्योरेटिकल, कोई पेपर पब्लिकेशन, इस सब का हम लोग स्वीकृत ही नहीं कर रहे। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप 3 तरह से प्रस्ताव हमारे पास समर्पित करें। वर्कशॉप सेमिनार तो रहा ही, आप रिसर्च प्रोजेक्ट में भी आप समर्पित करें, वहां भी हम आपको देंगे। तीसरा, इनोवेशन के लिए आप हमारे यहाँ सबमिट करें, आप वहां भी, हम उसमें भी आपको देंगे। आपको याद होगा, आप शायद आपके पहले के डायरेक्टर रहे होंगे, मैंने साइंस डे कराया था, जो नेशनल साइंस डे, उसमें आपके इंस्टीट्यूट के एक बच्चे को हमने लैपटॉप से पुरस्कृत किया था, और ये जस्ट पिछले साल की बात है। तो आप लगातार हमारे बीसीएसटी से आप लाभान्वित होते रहे हैं, क्योंकि आप कार्य ऐसा कर रहे हैं कि आप लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी होंगे। तो आप आए हमारे पास, धीरे धीरे सरकार का ये कहना है कि अगर आप रिजल्ट बताएंगे, मैं और पैसा दूंगा, मैं फंडिंग और करूंगा, इसमें कोई फंड की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि चूंकि ये कार्य अभी तक हो नहीं रहा था, टेस्टिंग के तौर पे हमें कुछ पैसे दिए गए कि कुछ करके दिखाइए, फिर फंडिंग हम करते रहेंगे। तो सर, अगर आप लोग ये करते रहें, आप प्रपोजल भेजते रहें, सरकार आपको फंड देने के लिए तैयार बैठी हुई है, प्रोवाइडेड इस समाज को उसका सीधा लाभ मिले। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैं कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं इस पे बहुत बड़ा लेक्चर दूंगा। कुछ बातें जो हमारी उठाई, जो हनीफ साहब ने बहुत ही सुंदर बातें उठाई अवेयरनेस की, और जैसे किस जगह पर किसका यूज करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग जैसे जैसे संस्कृति और प्रकृति बढ़ती जाए, हम जैसे जैसे प्रकृति के नजदीक होते जाएंगे, हमारी ये समस्या खुद ब खुद कम होते जाएगी। जब हम पेड़ पौधा वृक्ष की खूबसूरती को देखेंगे, अपने आसपास के वातावरण की खूबसूरती को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इच्छा नहीं होती कि मैं इस प्रकृति को गंदा करूं। यह हमारी संस्कृति जो समृद्ध संस्कृति, ये आज की नहीं रही है। 1500 वर्ष पूरा वेद, ऋग्वेद अगर आप देखेंगे, ऋग्वेद सिर्फ पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, गगन, वनस्पति, पूरे ऋग्वेद में इसी की प्रार्थना की कि हम कैसे इसको स्वस्थ रखें। और अगर आप देखेंगे कि जैसे हमारे लिए जो, हमारे जीने के लिए जो इकोसिस्टम है भूमि से, आप देखें अगर पहला अल्फाबेट जोड़ लें, आप सिर्फ भगवान का पहला अल्फाबेट ले लें, अ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, तो पहले क्या होता था कि इन्हीं सारी चीजों को हमारे जीने के लिए आवश्यकता है। तो हमारा जो वेद, जो मेरा ऋग्वेद है, जो मेरे सारे वेद शास्त्र हैं, वो इन सब को भगवान के रूप में माना है। धरती को माता कहा गया, उस धरती को हम गंदा कर रहे हैं। ऋग्वेद का जो श्लोक है, पृथ्वी पूजा उर्वी भवा, ऋग्वेद का श्लोक मैं बता रहा हूं। संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण समग्र परिवेश शुद्ध हो, हमारे आसपास रहने वाले जितनी भी नदियां, तालाब, पोखर, पहाड़, ये सारे शुद्ध हों, तब जाकर के हम समग्र विकास की कल्पना कर सकते हैं। और इस
समग्र विकास का मतलब होता है कि अगर आपका वातावरण प्रदूषित है तो न केवल आप भौतिक रूप से प्रदूषित हो रहे हैं बल्कि मानसिक रूप से भी आप प्रदूषित हो रहे हैं। तो आजकल मेंटल पॉल्यूशन भी जो जुड़ा हुआ है आपको इन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ है कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं, हम इन चीजों को भगवान की तरह मान करके नहीं पूजा कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि अवेयरनेस फैलाएं और अपनी पुरानी संस्कृति को जो मेरा है कम से कम जो अच्छी चीजें हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएं कि नहीं ये सब भगवान का दर्जा दे करके उन्हें उतना ही साफ स्वच्छ रखना होगा जितना साफ स्वच्छ हम मंदिर को रखते हैं, अपने धर्म स्थल मस्जिद को रखते हैं, अपने चर्च को रखते हैं। अगर उतना ही साफ सुथरा भूमि गगन वायु नीर सबको रखेंगे तो सबका जीवन स्वस्थ होगा, न केवल शरीर स्वस्थ होगा बल्कि स्वस्थ मानसिकता का भी विकास होगा। मैं नेक्स्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि आज बिहार का स्ट्रेंथ है क्या। अगर आप बैठ करके आज के दिन में देखें तो आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जिनसे हम इस छोटे से जो प्लास्टिक वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। आज हर एक जिले में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं जैसा कि हमारे ये संजीव साहब ने बताया, और 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में सब परमानेंट टीचर आ चुके हैं और सारे शिक्षक लगभग IIT NIT से PhD करके आए हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाएं जिसमें कम से कम प्लास्टिक के मामले में लीडरशिप रहे सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का। आप अपने लीडरशिप में एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाएं जिससे हमारे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ें, हमारे सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। और मैं बता रहा हूं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स डेली आ रहे हैं प्लास्टिक पर। कुछ तो बहुत कॉमन है जो आप सुनते होंगे, प्लास्टिक से रोड का बनाना, प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना, प्लास्टिक से ब्रिक का बनना। ये हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट प्लास्टिक से रिलेटेड आज रही रहा है, लेकिन जरूरत है उनको प्रॉपर मेंटरिंग, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देने की कि फिजिबिलिटी क्या है, तुमने जो सोचा उसकी फिजिबिलिटी कितनी बनती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी बनती है। ये तभी चलेगा जब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए एक लीडरशिप का रोल ले। और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम तभी बनेगा जब संस्थान को आप पर भरपूर विश्वास हो कि नहीं आप उस तरह का प्रोजेक्ट मांगे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से, आप ट्रेनिंग हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दें, आप फेज वाइज ट्रेनिंग कराएं इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहां पर अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज को कह देंगे तो आसपास के कम्युनिटी के लोग को भी वो बुला लेंगे, आसपास के विद्यालय के छात्र को भी बुला लेंगे। तो ये बिहार का आज के दिन में स्ट्रेंथ है। रिसर्च के लिए IITs भी बने हुए हैं, आपके पास NIT है, तो इसकी कोई कमी नहीं है। बस हमें यही है कि सिर्फ वर्कशॉप और सेमिनार तक ये बात सीमित न रहे। वो कहा जाता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सूरत है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। तो वर्कशॉप सेमिनार को मैं बहुत अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, इसलिए कि वर्कशॉप सेमिनार को एक जस्ट लोगों ने मान लिया है कि हम यहाँ जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बैग लेंगे, खाना खाएंगे, चल देंगे, बस दैट्स ऑल। लेकिन इस तरह का नहीं, हमें तस्वीर बदलने का एक कमिटमेंट होना चाहिए। इसके जो रिकमेंडेशंस वर्कशॉप के आ रहे हैं, जो आएंगे, उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट करें, उनको कैसे आप रियल में कन्वर्ट करें, इसमें गंभीरता पूर्वक सोचने की जरूरत है। अगर आप थोड़ा भी काम सोसाइटी के लिए करेंगे, ना पैसे की कमी है, ना आपके पास ह्यूमन कैपिटल की कमी है, कमी किसी चीज की। और ये सिर्फ मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं बता रहा हूँ, मुझे आप सबको मैं बता दूं कि मैं बगल के आपके वैशाली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य का भी मुझे अतिरिक्त दायित्व मिला हुआ है। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा काम कर रहा हूं। खैर उसकी चर्चा आज मैं नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम आप शुरुआत वैशाली से ही कर दें तो मैं जो कह रहा हूं वो कमिटमेंट लेवल आप मेरा देखेंगे। तो आप शुरुआत करें वैशाली से। हाजीपुर में आपका सेंट्रल प्लास्टिक है, वैशाली में मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज है। आइए हम हाथ मिलाते हैं साथ में, और कम से कम एक जगह से तो शुरुआत हो। तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इस कार्यशाला की सफलता की कामना करते हुए और जो इसके डेलिब्रेशंस होंगे उसको हम कैसे गाढ़ रूप दें, उसको कैसे मूर्त रूप दें, इसकी शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।
India and UNICEF both turned 75 this year. We have a dream for every child. A dream of health, safety, and well-being. Looking back at these past 75 years, UNICEF celebrates its partnership with India. Strong foundations that have nurtured children and their health. From the first ever penicillin plant in India to providing crucial technical support to Amul, we have traveled together, hand in hand. And today, India is the world's largest milk producer. We partnered with the government to install the Mark series of hand pumps and ushered in the water revolution in the country. Together with government and partners, UNICEF helped implement the Integrated Child Development Services and rolled out the National Mission on Immunization. When the tsunami struck, UNICEF stood in support to rebuild livelihoods. Working as one with the government, partners, and frontline health workers, we helped eradicate smallpox and polio from India, from 200,000 polio cases in the 1980s to 0 cases in 2012. We supported the Swachh Bharat mission and India's vision of becoming open defecation free. And during this pandemic, we remain committed to the fight against COVID-19. Children have been the silent victims of the COVID-19 pandemic, which has undone decades of hard work and progress. More than ever before, we must work harder to fulfill the dream we collectively saw 75 years ago for all children in India. Our history says, together we can do anything that we set our minds to. Join us in making this dream come true, where every child has a healthy, safe, and bright future. A future free of disease, malnutrition, and exploitation. We will not rest. Our journey has just begun. Together, let us reimagine a fair world for every child.